Good morning, class. Today we will do the classification of various items of balance sheet under the main head, subhead and sub-subhead. This is the very important topic, children. ये आपके पेपर में आता ही आता है, बहुत important topic है. तो इसको आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखेंगे और साथ में इसको समझ करके देखेंगे कि कितने आप क्लासीफाई कर पाते हैं, कितने के आंसर आप दे पाते हैं. सबसे पहले यहाँ पर चेक करें तो आपको दिया हुआ है डिबेंचर्स. डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स का मतलब होता है कि हम जो पैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी जो होती है उनको आप डिबेंचर्स कहते हैं. ठीक है, जब तक आपने डिबेंचर चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तब तक आपको यही समझ के चलना है कि डैट डिबेंचर्स आर दी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. तो अगर ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो क्या हमें चेक सबसे पहले करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसी एक पर्टिकुलर हेड में क्लासीफाई होता है. तो इसका मेन हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मेन हेड होता है नॉन करेंट लायबिलिटीज़. ठीक है, तो आपको इसमें यही बताना है. आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि आइटम्स क्या हैं, आपको आइटम्स दिए होंगे और उसमें आपको उसको मेन हेड और उसके सब हेड और अगर उसका कोई सब हेड भी है तो आपको उसको बताना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर डिबेंचर्स का मेन हेड क्या हो गया? नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया. और उसका सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अभी आप चाहें तो आप अपने सामने पे बैलेंस शीट रख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्लासीफाई करना है. देन पब्लिक डिपॉजिट दिया हुआ है. तो पब्लिक से जो आप पैसा लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, वो भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसलिए इसका और उस पर भी हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है. पब्लिक से जो आप पैसा लेंगे जाहिर सी बात है आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. तो ये भी आपका नॉन करेंट लायबिलिटी है और इसका भी सब हेड क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है. ठीक है, अब क्या दिया आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. तो देखिए यहाँ पर रिजर्व दिया है ना, तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है. इसका हेड, सब हेड क्या हो जाएगा? सब हेड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस. और मेन हेड रिजर्व एंड सरप्लस का क्या होता है? शेयर होल्डर फंड होता है. तो मेन हेड हो गया शेयर होल्डर फंड और इसका सब हेड हो गया रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, इसके बाद में आपको दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व के आगे भी देखिए तो रिजर्व लगा हुआ है. तो इसका भी मेन हेड क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड और इसका सब हेड क्या हो जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट दिया आपको. फॉरफिटेड शेयर सबसे पहली बात क्या होते हैं? फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब होता है जो शेयर होल्डर हमारे पैसे नहीं दे पाते हैं उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है कंपनी, अपने पास में रख लेती है. तो क्योंकि ये शेयर्स की बात हो रही है इसलिए इसका मेन हेड क्या हो जाएगा? इसका मेन हेड हो जाएगा शेयर होल्डर फंड और इसका सब हेड आप एक बनाएंगे जो कि हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल आप अभी शेयर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, आने वाले नेक्स्ट क्लास में. सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि पब्लिक एक्चुअली में हमसे परचेज कर लेती है शेयर्स. ठीक है, फिलहाल में आपको इतना समझना है. फिर क्या कह रहा है आपसे? इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स. अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ठीक है, तो हर बार हमें इंटरेस्ट मिलता है इसलिए इसका मेन हेड क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज़. और इसका सब हेड क्या होगा? अदर करंट लायबिलिटीज़. ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज़ इसमें आप इसका सब हेड बनाएंगे क्योंकि किसी और हेड में नहीं जा सकता. बिल्स पेबल, ये आप जानते हैं बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है और इसका सब हेड क्या हो जाएगा? इसका सब हेड हो जाएगा आपका ट्रेड पेबल्स. ठीक है, ट्रेड पेबल्स इसका सब हेड है. अब एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. आपने एडवांस कस्टमर से रिसीव करा लेकिन अभी तक आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है तो इसका भी क्या हेड है? इसका हेड होगा करंट लायबिलिटीज़ और इसका सब हेड क्या हो जाएगा? इसका सब हेड हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटीज़. ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हमारे क्या हैं? करंट लायबिलिटीज़ हैं और इसका भी आपका अदर सब हेड क्या हो जाएगा? ट्रेड पेबल्स. ठीक है, ट्रेड पेबल्स में चला गया. अनक्लेम डिविडेंड. अनक्लेम डिविडेंड ऐसा डिविडेंड होता है जिसको आपने अभी तक क्लेम नहीं किया, अभी तक क्लेम नहीं हो पाया, उसका पैसा रिसीव नहीं हो पाया, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है. ठीक है, और आप इसको किस करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज़ में. ठीक है, फिर कॉल इन एरियर्स. कॉल इन एरियर्स का मतलब है वो शेयर होल्डर जिन्होंने हमें हमारे शेयर्स का पैसा भी नहीं दिया है, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है, तो उनके शेयर्स पे बात कर रहा है इसलिए इसका भी इसका हेड क्या होगा? शेयर होल्डर फंड. और ये भी आपका किस में जाएगा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर चला जाएगा. ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर्स. इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है लेकिन वो अभी भी ड्यू नहीं है आपके डिबेंचर्स पे. तो ये भी कौन सा हेड है? आपका करंट लायबिलिटी है क्योंकि इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है. और कौन से हेड में आप दिखाएंगे इसको? अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर.
लूज टूल्स आपके करंट एसेट्स होते हैं, लेकिन लूज टूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी हमारे अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसको हम लूज टूल्स कहते हैं, ठीक है। फिर आप उनको कंबाइन करके एक प्रॉपर फिक्स एसेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिक्स एसेट उससे डेवलप करते हैं। तो ये लूज टूल्स आपका करंट एसेट है, और क्योंकि ये आपके इन्वेंट्री का पार्ट है इसलिए आप लूज टूल्स के सब हेड को किस में दिखाएंगे, इन्वेंट्रीज को। कॉल इन एडवांस आपका क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा, और ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा जो शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में पैसा दे दिया है। प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन का क्या मतलब होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है रिपेबल, ठीक है, जितने टाइम के बाद आपके डिबेंचर रिपेबल होंगे। तो डिबेंचर क्या थे, आपके नॉन करंट लायबिलिटी थे, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, हेड आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और इसको आप किस में दिखाएंगे, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। बैलेंस विद बैंक्स, ये आपका क्या है, ये आपका है करंट एसेट, क्योंकि ये आपका कैश एट हैंड, कैश एट बैंक होता है, और इसको आप किस में दिखाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर दिखाएंगे। टैक्स रिजर्व, ये आपका रिजर्व है इसलिए शेयर होल्डर फंड में जाएगा और इसका सब हेड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस फिर से आपका किस में जाएगा, करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी है इसका सब हेड। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये आपका क्या है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आपका बिल्कुल लूज टूल्स की तरह से वर्क करता है, इसलिए ये करंट एसेट है और आप इसको क्लासीफाई करते हैं अंडर दी इन्वेंट्रीज, ओके। माइनिंग राइट्स आपके क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, और इसको आप क्लासीफाई करते हैं फिक्स एसेट्स के अंदर, जो कि आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। कौन से एसेट्स होते हैं, इंटेंजिबल, ठीक है। जैसे आपका गुडविल हो गया, जैसे आपका पेटेंट्स हो गया, वैसे आपके माइनिंग राइट्स होते हैं। राइट्स को आप टच नहीं कर सकते हैं, देज आर नॉन टचेबल। इनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ अर्न लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट, ये आपका नॉन करंट लायबिलिटी है और इसको आप अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में दिखाते हैं। व्हीकल्स आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में आप इसको सब हेड बनाएंगे फिक्स्ड एसेट नाम का, और उसमें भी आपका इसका सब हेड जाएगा टेंजिबल एसेट का, ठीक है। सब हेड सिर्फ आपके एसेट फिक्स एसेट में ही चलते हैं, क्योंकि उसी के दो पार्ट्स होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। सब्सिडी रिजर्व है, शेयर होल्डर फंड रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आपका किस में जाएगा, ये आपका करंट एसेट्स है, लेकिन डाउटफुल डेब्ट्स आप किस पे लगाते हैं, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स पे, ठीक है। तो आप इसको ट्रेड रिसीवेबल से डिडक्ट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स भी आपका करंट एसेट्स है और ये ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका नॉन करंट एसेट्स है और आप इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। तो आज आपको एक पेज का काम है, इसको आपको नोट डाउन करना है, वापस से पढ़ना है, हाइड करके देखिए कि अब आप कितने के आंसर्स कर पाते हैं। रेस्ट हम इसके आगे के कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।